दिनदार शब गम का दरबार सलामत है, परशम में फ़रोज़ां का इनकार सलामत है। तुम पा बशिकस्ता भी अफराज सरी देखो, दस्तूर सलामत है, दस्तार सलामत है। हिंदुस्तान में हर साल 26 नवंबर यौम आइन या संविधान दिवस के नाम से याद किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने हिंदुस्तान के आइन को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 में नाफिज किया गया। यौम आइन पब्लिक हॉलिडे तो नहीं है, लेकिन मुल्क भर के सरकारी महकमे और स्कूल मुख्तलिफ तक़रीबात और सरगर्मियों के साथ इस दिन को तस्लीम करते हैं। इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए सालार डिजिटल की मेहमान हैं एडवोकेट नीलोफर अहमद। नीलोफर अहमद ने कुछ साल कर्नाटक के हाई कोर्ट से प्रैक्टिस की है और अब CAMP से मीडिएशन कोर्स कर रही हैं। नीलोफर अहमद का प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया। नीलोफर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये मीडिएशन कोर्स क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है? मीडिएशन कोर्स मैं जो कर रही हूँ वो CAMP कैम्प की तरफ से है और ये ब्रूस एकेडमी से फैसिलिटेट है। इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, आपको एडवोकेट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये 40 आवर्स का एक कोर्स है जिसमें आपके 9 मॉड्यूल्स होते हैं। वो मॉड्यूल्स में आपको सिखाया जाता है कि अगर आप मीडिएशन प्रोसेस में हैं, मीडिएशन मतलब 2 जनों की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आउट ऑफ कोर्ट जी पहले। एंड सो इसमें से पूरा सिखाया जाता है आप कैसे नेगोशिएशन करते हैं, आपको कैसे इमोशंस, अगर आप किसी केस में बैठे हैं, डिस्प्यूट चल रहा है, आप उस इमोशंस को कैसे डील करेंगे। अच्छा, यानी और कोई भी मसला हो जिंदगी का, आप उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर कोर्ट सकते में जाने से पहले मीडिएशन के थ्रू या सेटल किए जा सकते हैं। बहुत सारे केसेस जो कोर्ट में चल रहे होते हैं वो भी मीडिएशन के लिए आए जाते हैं। अच्छा। और मेनी कंपनीज़ में जब 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स चलते हैं तो वो भी मीडिएशन के लिए मीडिएटर्स को बुला के उनके बीच में मीडिएट करते हैं। अच्छा। मीडिएशन के ज़रिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हुए हैं। कभी कभी नहीं होते हैं मगर ज़्यादातर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में और बेंगलुरु में इस मीडिएशन कोर्स की तरफ लोगों का क्या रिस्पांस है मैम? क्या लोग इसमें एनरोल करते हैं और अपनी डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, या क्या ओवरऑल रिस्पांस क्या है? हमारे कोर्ट्स में इतने सारे मैटर्स पेंडिंग हैं एंड जजेस को केसेस से ओवरलोड है। अगर ये जो हमारे पार्लियामेंट से ये मीडिएशन बिल बन के रेडी हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट होता है तो हर एक केस पहले मीडिएशन के लिए जाएगा, उसके बाद कोर्ट में वो आएगा। तो मीडिएशन का क्या फ़ायदा है? मीडिएशन का ये फ़ायदा है कि आप इकट्ठा एक साथ एक जगह पे बैठकर दोनों पार्टीज़ मीडिएशन के ज़रिए ये अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मीडिएटर का रोल क्या है? मीडिएटर का रोल ये है कि वो बैठ के पहले दोनों पार्टी से सुने क्या कहना चाहते हैं एंड सेपरेट डिस्कशन करें उनके साथ, फिर उनको एक साथ लाएं एंड छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो जो कोर्ट में मिस हो जाते हैं, कभी ईगो आ जाती है लोगों की, थोड़े इमोशनल हो जाते हैं लोग, इसीलिए कभी कभी केसेस फाइल कर देते हैं। तो ऐसे सारे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। मोस्टली फैमिली मैटर्स कंपलसरी मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। और एक्सीडेंट, कंज्यूमर फोरम के केसेस, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस के केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मीडिएशन से सॉल्व होते हैं। और आजकल खाली कोर्ट फैसिलिटेटेड मीडिएशन ही नहीं, कमर्शियल मीडिएशन की भी काफ़ी फैल रहा है। उसका मतलब ये, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको रिज़ाइन करने कहा गया है और आप जॉब लूज़ कर रहे हैं, तो आप गुस्से में कभी जाके केस फाइल कर दें, या तो आपको ईगो प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, तो मीडिएशन के ज़रिए हमको मालूम चल जाता है कि ये अगर अपॉलॉजी दे दी गई तो ये मैटर सॉल्व हो सकता है। सो ऐसे सिंपल थिंग्स मीडिएशन के ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं। और मीडिएशन में इमोशन का, अपॉलॉजी का, कम्युनिकेशन का, नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो मीडिएशन कोर्सेज़ हैं, काफ़ी एकेडमीज़ जो हैं वो मीडिएशन कोर्स कराती हैं, जो सिखाती हैं आपको कि आप एज ए मीडिएटर आपको एक
लॉयर होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉमन पर्सन भी हो सकते हैं। और ये थ्रू ए कोर्स लाइक ए सर्टिफाइड कोर्स आप ये सब बातें, जैसे आप कैसे मीडिएट करेंगे, कैसे इमोशंस पढ़ेंगे, कैसे नेगोशिएशन करेंगे, ये सब आप अपनी तरफ से सीख के ये कोर्सेज कर सकते हैं और आप मीडिएशन में हिस्सा ले सकते हैं, ना कि कोर्ट फैसिलिटेटेड मीडिएशन बल्कि कमर्शियल मीडिएशन। बैंगलोर मीडिएशन सेंटर भी है हमारे यहाँ पे, जो कंज्यूमर फोरम के केसेस सेटल करता है। उसमें इस बार जब उन्होंने एप्लीकेशंस बुलाए थे मीडिएटर्स के लिए, तो काफ़ी एप्लीकेंट्स आए थे एंड मोस्ट ऑफ द मैटर्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स आर सेटल्ड इन थ्रू मीडिएशन। एंड फैमिली मैटर्स में तो कंपलसरी मीडिएशन के लिए भेजे जाते हैं मैटर्स। देयर आर मेनी केसेस एंड आवर कोर्ट सिस्टम्स आर ओवरफ्लडेड विद और लोगों को मालूम चलेगा कि हमको इतने लंबे अरसे तक कोर्ट डिसीजन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ। और हम आपस में मिलजुल के ये डिसाइड कर सकते हैं, तो कोर्ट जाने के पैसे बचेंगे, लॉयर्स फीस बचेगी आपकी, और सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको सालों साल कोर्ट जाना पड़ता है और आप हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड रहता है वो केस। तो अगर आपको एक चांस मिलती है कि आप आसपास बैठ के कोई मैटर सेटल करके उसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, तो सबसे बड़ी बात। मैं एनकरेज करूँगी कि लोग जो इंस्टेड ऑफ रनिंग टू द कोर्ट्स एवरी टाइम, कम टू ए मीडिएटर, सॉल्व योर केस। जिस दिन आप बैठे हैं उसी दिन बैठे बैठे आप सेम डे समटाइम्स you can reach a mediation and do a mediation agreement between yourself and solve your matters. दफ़ा ऐसा होता है मैम कि कोर्ट के धक्के खाते खाते लोग तंग आ जाते हैं और ख़ुद ब खुद जो है केस किसी भी तरह से विड्रॉ कर लेना चाहते हैं, तो इससे ये मीडिएशन सेंटर एक तरह का एक हेल्पफुल ये हो गया। बहुत इस पे इतने केसेस हैं, थोड़े लोग तो साइलेंटली सफ़र करते हैं, थोड़े लोग इतने लंबे अरसे से उनके सपोज उनके फादर जा रहे होते हैं, वो चाइल्ड ऑल्सो इनहेरिट प्रॉपर्टी, जनरेशन स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर्स बहुत सालों चलते हैं, और आप कोर्ट में जाते हैं, नेक्स्ट तारीख पे लंबी मिल जाती है, वो जो कोर्ट बोलते हैं तारीख पे वैसे तो वो सब सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, तो वो तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। मीडिएशन खाली फैमिली मैटर्स का, कोर्ट केसेस का नहीं होता। मीडिएशन ऑल्सो इन यूक्रेन वॉर में भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, और स्टेट डिस्प्यूट जब होते हैं पानी के बारे में, कावेरी के बारे में, इसमें भी काफ़ी मीडिएटर्स काम करते हैं इसके तरफ। अ ड्राफ्ट मीडिएशन बिल मैंडेटिंग मीडिएशन एंड डिफाइनिंग द प्रोसेस इज़ अंडर कंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट। एक बार अगर जब ये बिल पास हो जाएगा तो कंपल्सरी एवरी मैटर विल गो फ्रंट ऑफ mediation, first to the mediator and then to the court. That will be the best things which will happen, and many of the court cases, pending court cases which the court is itself is burdened so much about it, will be reduced. अभी हम अपने सब्जेक्ट पे बात करते हैं मैम कि ये संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस क्या है मैम, इसके बारे में हमें तफसील से बताएं। So 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे या तो संविधान दिवस के जैसे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान लिख के पूरा रेडी हो गया था हमारा। लेकिन संविधान उस दिन से लागू हुआ था नहीं, वो लागू हुआ था 26 जनवरी से। तो जिस दिन वो संविधान लिख के कंप्लीट हुआ था, उस दिन को हम संविधान दिवस जैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज के इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, और जानने की कोशिश करते हैं किसे कितना कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एंड उसमें काफ़ी प्रियम्बल भी पढ़ा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वो सब डिस्कशंस वो सब होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान है, ये एक सुप्रीम लॉ है, और ये हमारे देशवासियों के लिए बनाया गया है। देश क्या है? देश ऊंची बिल्डिंगें, शहर, गांव से नहीं बनता। देश बनता है लोगों से, जैसे टेम्पो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले,
दुकानदार, बिजनेसमैन, मैं और आप जैसे आम लोगों से देश बनता है। तो इस देश को जो बांध के रखता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो किताब है जिससे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं, जिससे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदुस्तानियों के लिए होली बुक करार दिया गया है। इसका दर्जा इतना ऊपर क्यों रखा गया है मैम? इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारे अलग अलग राज्य हुए थे। सबके अलग अलग संस्कृति हैं, सबके अलग अलग भाषाएं हैं, सबके अलग हैं बहुत रीति रिवाज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको बांध के रखता है एक साथ। तो ये देशवासियों के लिए है, जैसे आम आदमी के लिए, जैसे मैं आप, ये नहीं कि भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और खाली लॉयर्स ही इसके पास जा सकते हैं, खाली मिनिस्टर्स के लिए है, ये सब आम आदमी के लिए। इसीलिए इसमें हमारे पूरे राइट्स मिलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर आपके कहीं भी वायलेट होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। आर्टिकल 13 हमें ये सब राइट्स देता है। लेकिन अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दूसरे राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, वो अगर वायलेट होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप दूसरे ज़रिए से जा सकते हैं। इंसानी हुकूक के साथ साथ जो है मुल्क के अंदर रहने के हुकूक और उसे फॉलो करने के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसमें बताई गई हैं। और न सिर्फ एक मज़हब के लोगों को, बल्कि चूँकि बहुत सारे मज़हब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो सबको बांध के रखने का ये एक ज़रिया है। लिहाजा इसको होली बुक फॉर ऑल रिलीजियस। तो जिस तरह ये 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्या आप समझती हैं मैम कि इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी, इसकी भी अहमियत और सिग्निफिकेंस को मनाई जानी चाहिए नेशनल लेवल पे? ये ऑलरेडी 2015 से मनाया जा रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इस पर यह किया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर जो है कॉपीड वर्जन है। ये क्या, कहाँ तक सही है? कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लिए बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। उनको फादर ऑफ द डिस्कस करना मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 60 देशों से इंस्पिरेशन लिया था, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। और इसमें मेनली यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लिया गया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन अमेरिकन के जो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली गई है। ठीक है। तो इतने सारे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करने का मकसद यही था कि कोई भी क़ानून बनते वक्त या बनाते वक्त कोई उसमें ग्लिच न रह जाए। और चूँकि इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे लोगों को की आसानी के लिए ये सारी मुल्कों का जो है एक तरह से हाइलाइटिंग फीचर्स इसमें शामिल हो जाएं। अच्छा, अब ऑफ रिसेंटली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स होने लगी हैं, जबकि बताया यह जाता था कि साइलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बहुत ही बामाने होती है। उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट्स की वजह क्या है मैम? इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों हो रहे हैं? सोशल चेंज के मुताबिक अमेंडमेंट्स होते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के इवन फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उसे नहीं टच कर सकते हैं। जो बेसिक राइट्स को छोड़ के बाकी जो दूसरे अमेंडमेंट्स हैं वो किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 42nd अमेंडमेंट से ये सब एक्ट से होता है। तो जैसे सोसाइटी की नीड होती है, डिमांड होती है, उनके मद्देनज़र ये सारे अमेंडमेंट्स जायज़ हैं अभी इस वक्त की। हाँ, सोसाइटी के नीड के मुताबिक वो बदलते रहते हैं हमेशा हमारे राइट्स, तो इसीलिए हो सकता है। केस की नौयत अलग अलग होती है, अलग अलग तरह के डिमांड्स होती हैं, उसके हिसाब से तो अमेंडमेंट्स होना ज़रूरी हो जाता है। हाँ, ठीक है। आप साला डिजिटल के नाजरीन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी मैम? मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं उसके लिए, उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देता है। वो ड्यूटीज़ और उसे भी हमें निभाना चाहिए। और
प्रियम्बल को फॉलो करना चाहिए, जो ऑल्सो कहता है भाईचारे से रहो, आपस में भेदभाव ना करें एंड भाईचारे से रहें, और सारी ड्यूटीज़ ऐसे गुड सिटीजन्स के जैसे ड्यूटीज़ करें, जैसे हमारी ड्यूटी है क्लीन रखना अपने आसपास, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। ये थी एडवोकेट नीलोफर अहमद, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे पर साला डिजिटल के साथ खुसूसी बातचीत में शरीक थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सबीहा फातिमा को इजाज़त दें। शुक्रिया।